नमस्ते दोस्तों, आज के इस बेहद खास और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह न केवल हमारे वर्तमान को परिभाषित करता है बल्कि हमारे भविष्य की भी नींव रखता है। हम बात कर रहे हैं हॉवर्ड रोथमैन की एक बहुत ही शानदार और शोध पर आधारित किताब के बारे में जिसका नाम है 50 कंपनीज दैट चेंज्ड द वर्ल्ड, यानी 50 कंपनियां जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आप कोलगेट या किसी अन्य ब्रांड के टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, जिलेट के रेजर से शेव करते हैं, केलॉग्स का नाश्ता करते हैं, फोर्ड या टोयोटा की कार में बैठकर ऑफिस जाते हैं, डेल या एप्पल के कंप्यूटर पर काम करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। दोपहर में आप शायद मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाते हैं और साथ में कोका कोला पीते हैं। काम के बाद आप सोनी के टीवी पर CNN की खबरें देखते हैं या डिज्नी की कोई फिल्म देखते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि हमारे जीवन का हर एक पल, हमारी हर एक गतिविधि किसी न किसी बड़ी कंपनी के उत्पाद या सेवा से जुड़ी हुई है? हॉवर्ड रोथमैन ने अपनी इस किताब में ठीक इसी बात का विश्लेषण किया है। उन्होंने 50 ऐसी कंपनियों को चुना है जिनका हमारे जीने के तरीके, हमारे काम करने के तरीके और हमारे मनोरंजन के तरीके पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है। ये कंपनियां रातों रात इतनी बड़ी नहीं बन गईं। इनके पीछे ऐसे दूरदर्शी लोगों का दिमाग था जिन्होंने समय से आगे की सोची। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कुछ चुनिंदा कंपनियों के संघर्ष और सफलता की महान कहानियों को। सबसे पहले बात करते हैं उस कंपनी की जिसने दुनिया भर के डेस्कटॉप पर अपना कब्जा जमा लिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट की कहानी 1975 में शुरू होती है जब बिल गेट्स और पॉल एलन नाम के दो युवा दोस्तों ने एक क्रांति की शुरुआत की। पॉल एलन ने पॉपुलर मैकेनिक्स पत्रिका में एक कंप्यूटर देखा और उन्हें समझ आ गया कि भविष्य पर्सनल कंप्यूटर का है। उन्होंने अपने दोस्त बिल गेट्स को यह बात बताई जो उस समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। गेट्स ने पढ़ाई छोड़ दी और दोनों ने मिलकर बेसिक नाम की प्रोग्रामिंग भाषा को नए कंप्यूटरों के लिए अनुकूलित किया। उनकी असली सफलता तब आई जब उन्होंने IBM के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS विकसित किया। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ही चतुराई से इस सॉफ्टवेयर के अधिकार अपने पास रखे और जल्द ही हर IBM संगत कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर चलने लगा। 90 के दशक की शुरुआत में जब विंडोज 3.0 बाजार में आया तो उसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को आम लोगों तक पहुंचा दिया। आज माइक्रोसॉफ्ट केवल एक कंपनी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा साम्राज्य है जिसने बिल गेट्स को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया। लेकिन तकनीकी दुनिया की कहानी एप्पल के बिना अधूरी है। अगर माइक्रोसॉफ्ट ने हर डेस्क पर कंप्यूटर पहुंचाने का काम किया तो एप्पल ने उस कंप्यूटर को सुंदर, कलात्मक और उपयोग में बेहद आसान बना दिया। एप्पल की शुरुआत भी एक गैराज से हुई थी जहां स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने मिलकर पहला एप्पल कंप्यूटर बनाया था। स्टीव जॉब्स केवल एक इंजीनियर नहीं थे, वे एक कलाकार थे जिन्हें लगता था कि तकनीक को मानवीय होना चाहिए। मैकिन्टोश कंप्यूटर का लॉन्च एक ऐतिहासिक पल था, लेकिन एप्पल का सफर आसान नहीं रहा। एक समय ऐसा भी आया जब स्टीव जॉब्स को जॉन स्कली द्वारा अपनी ही बनाई कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। उनके बिना एप्पल ने अपनी चमक खो दी और कंपनी दिवालिया होने के
कगार पर पहुंच गई। फिर 80 के दशक के अंत और 90 के दशक में एप्पल ने जॉब्स को वापस बुलाया। उनकी वापसी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उन्होंने आईमैक, आईपॉड और अंततः आईफोन जैसे उत्पाद पेश किए जिन्होंने न केवल एप्पल को बचाया बल्कि उसे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना दिया। आईफोन ने तो संचार, संगीत, इंटरनेट और फोटोग्राफी सबको एक ही उपकरण में समेटकर पूरी दुनिया के मोबाइल उद्योग की दिशा ही बदल दी। संचार की बात करें तो हमें AT&T यानी अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ को नहीं भूलना चाहिए। यह वह कंपनी है जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के टेलीफोन के आविष्कार से जन्मी थी। बेल ने जब पहली बार तार के जरिए अपने सहायक वॉटसन को आवाज दी थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन यह तकनीक पूरी दुनिया को एक वैश्विक गांव में बदल देगी। AT&T ने पूरे अमेरिका में टेलीफोन लाइनों का जाल बिछा दिया और एक ऐसा एकाधिकार स्थापित किया जिसे लोग प्यार से मां बेल कहते थे। एक समय यह कंपनी इतनी बड़ी हो गई थी कि अमेरिकी सरकार को एकाधिकार खत्म करने के लिए इसे कई छोटी कंपनियों में बांटना पड़ा। फिर भी AT&T ने खुद को बार बार ढाला और आज भी यह संचार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। अब जरा परिवहन की दुनिया में चलते हैं। जब हम कारों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला नाम फोर्ड का आता है। हेनरी फोर्ड ने कार का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कारों को आम आदमी की पहुंच में लाने का जो काम किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। 1908 में जब फोर्ड का मॉडल टी बाजार में आया तो वह इतना सस्ता और टिकाऊ था कि मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी उसे खरीद सकता था। हेनरी फोर्ड की सबसे बड़ी देन थी असेंबली लाइन या मूविंग प्रोडक्शन लाइन। उन्होंने कार बनाने की प्रक्रिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, जिससे कार बनाने में लगने वाला समय और लागत दोनों बहुत कम हो गए। एक समय ऐसा था जब अमेरिका की सड़कों पर चलने वाली आधी से ज्यादा कारें फोर्ड की मॉडल टी हुआ करती थीं। लेकिन फोर्ड की इस सफलता को चुनौती दी जनरल मोटर्स ने। विलियम डूरंट द्वारा स्थापित जनरल मोटर्स ने एक अलग रणनीति अपनाई। डूरंट ने कई छोटी कार कंपनियों को खरीदकर एक बड़ा समूह बनाया जिसमें शेवरले, कैडिलैक और ब्यूक जैसे नाम शामिल थे। जब अल्फ्रेड स्लोन ने जनरल मोटर्स की कमान संभाली तो उन्होंने हर पर्स और हर उद्देश्य के लिए एक कार का नारा दिया, जहां फोर्ड केवल एक ही रंग और मॉडल पर अड़ा था। वहीं जनरल मोटर्स ने अलग अलग आय वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग तरह की कारें पेश की और जल्द ही फोर्ड को पीछे छोड़ दिया। लेकिन ऑटोमोबाइल उद्योग का यह परिदृश्य तब हमेशा के लिए बदल गया जब जापान से टोयोटा ने अमेरिकी बाजार में कदम रखा। कीचिरो टोयोडा और एइजी टोयोडा के नेतृत्व में शुरुआत में टोयोटा की कारों को बहुत छोटा माना जाता था, लेकिन 1970 के दशक के तेल संकट ने सब कुछ बदल दिया। अमेरिकी उपभोक्ता बड़ी और ज्यादा तेल पीने वाली कारों को छोड़कर छोटी और ईंधन बचाने वाली जापानी कारों की ओर मुड़ने लगे। टोयोटा ने काइजन यानी निरंतर सुधार और जस्ट इन टाइम उत्पादन प्रणाली जैसी नई तकनीकों का उपयोग किया। इससे उनकी कारें सस्ती, बेहद भरोसेमंद और उच्च गुणवत्ता वाली बनी। आज टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सफल कार निर्माता कंपनियों में से एक है। कारों के अलावा दुनिया को छोटा करने में हवाई जहाजों का भी बड़ा हाथ रहा है और इसमें बोइंग का योगदान अतुलनीय है। विलियम बोइंग ने लकड़ी के सीप्लेन बनाने से शुरुआत की थी और आज यह कंपनी जंबो जेट, लड़ाकू विमान और अंतरिक्ष यान बनाती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बोइंग के B-52 जैसे बमवर्षकों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी।
लेकिन शांति के समय में बोइंग ने 747 जंबो जेट बनाकर हवाई यात्रा को आम लोगों के लिए सुलभ बना दिया। परिवहन और रसद की बात हो और फेडेक्स का नाम न आए, ऐसा नहीं हो सकता। फ्रेडरिक स्मिथ ने कॉलेज में एक पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने रातों रात पैकेज पहुंचाने की एक प्रणाली का प्रस्ताव रखा था। उनके प्रोफेसर ने उस पेपर को बहुत कम नंबर दिए थे, लेकिन स्मिथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने फेडरल एक्सप्रेस की स्थापना की। शुरुआत में कंपनी को इतने वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा कि एक बार कंपनी के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे और स्मिथ ने लास वेगास जाकर जुए में पैसे जीतकर वेतन बांटा था। आज फेडेक्स का हब और स्पोक मॉडल पूरी दुनिया के रसद और आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक मानक बन गया है। अब हम बात करते हैं उस उद्योग की जिसने हमारे खानपान की आदतों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मैकडॉनल्ड्स का नाम आज दुनिया के हर कोने में जाना जाता है। इसकी शुरुआत रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड नाम के दो भाइयों ने की थी जिन्होंने एक ऐसा रेस्तरां खोला जहां खाना बहुत जल्दी मिलता था और मेनू बहुत सीमित था। लेकिन इस कंपनी को एक वैश्विक साम्राज्य बनाने का श्रेय क्रोक को जाता है। क्रोक एक मिल्कशेक मशीन बेचने वाले सेल्समैन थे। जब उन्होंने मैकडॉनल्ड्स भाइयों के रेस्तरां को देखा, उन्होंने फ्रेंचाइजिंग के जरिए मैकडॉनल्ड्स को पूरे अमेरिका और फिर पूरी दुनिया में फैला दिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि चाहे आप टोक्यो में बर्गर खाएं या न्यूयॉर्क में, उसका स्वाद और गुणवत्ता एक जैसी ही होगी। खाने के साथ पीने की बात करें तो कोका कोला का नाम सबसे ऊपर आता है। जॉन पेम्बरटन नाम के एक फार्मासिस्ट ने 1886 में एक सिरप बनाया था जिसे दिमाग के टॉनिक के रूप में बेचा जाता था। बाद में आसा कैंडलर ने इस कंपनी को खरीदा और इसे एक ताजगी देने वाले पेय में बदल दिया। रॉबर्ट वुडरफ के नेतृत्व में कोका कोला एक वैश्विक ब्रांड बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कंपनी ने यह सुनिश्चित किया कि दुनिया के किसी भी हिस्से में लड़ रहे अमेरिकी सैनिक को 5 सेंट में कोका कोला की बोतल मिल सके। इस एक रणनीति ने कोका कोला को दुनिया भर में पहुंचा दिया। इसी तरह नाश्ते की मेज पर केलॉग्स ने एक क्रांति ला दी। जॉन हार्वे केलॉग और विल कीथ केलॉग ने कॉर्न फ्लेक्स का आविष्कार किया था। शुरुआत में यह एक स्वास्थ्य वर्धक भोजन के रूप में सेनेटोरियम के मरीजों को दिया जाता था, लेकिन जल्द ही यह पूरी दुनिया का पसंदीदा नाश्ता बन गया। इसके अलावा हेंज कंपनी ने केचप को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। हेनरी जॉन हेंज ने 56 अलग अलग किस्मों का विज्ञापन देकर एक ऐसा ब्रांड बनाया जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे। अगर हम खुदरा बाजार यानी रिटेल की बात करें तो वॉलमार्ट ने पूरी दुनिया के व्यापार के तरीके को बदलकर रख दिया है। सैम वाल्टन ने अपनी शुरुआत छोटे शहरों में डिस्काउंट स्टोर खोलकर की थी। उनका सिद्धांत बहुत सीधा था, उत्पादों को बहुत कम मुनाफे पर बेचना और बिक्री की मात्रा बढ़ाकर पैसा कमाना। वाल्टन ने तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जिससे दुकानों से सीधा डेटा आपूर्तिकर्ताओं तक पहुंचता था। आज वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और लाखों लोगों को रोजगार देती है। वॉलमार्ट से पहले रिटेल का बेताज बादशाह सीयर्स हुआ करता था। रिचर्ड सीयर्स ने कैटलॉग के जरिए घड़ियां बेचकर शुरुआत की थी। बाद में सीयर्स का कैटलॉग इतना मशहूर हुआ कि लोग इसे विश बुक कहते थे। ग्रामीण अमेरिका के लोग इस कैटलॉग के जरिए कपड़े, खिलौने, मशीनें और यहां तक कि घर बनाने का पूरा सामान भी मंगवा सकते थे। यह एक तरह से उस समय का अमेज़न था। और हाँ,
अमेजॉन की बात आई है तो जेफ बेजोस को कैसे भूल सकते हैं। इंटरनेट के शुरुआती दौर में बेजोस ने समझ लिया था कि ऑनलाइन शॉपिंग भविष्य है। उन्होंने किताबों से शुरुआत की और आज अमेजॉन दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार है। इंटरनेट की इस दुनिया को बनाने में नेटस्केप और याहू का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मार्क आंद्रेसेन और जिम क्लार्क ने नेटस्केप नेविगेटर बनाकर इंटरनेट को आम लोगों के इस्तेमाल के लायक बनाया। इससे पहले इंटरनेट बहुत जटिल था। उसी तरह जेरी यांग और डेविड फिलो ने याहू की शुरुआत एक डायरेक्टरी के रूप में की थी ताकि लोग इंटरनेट पर वेबसाइटों को आसानी से खोज सकें। मनोरंजन और मीडिया की दुनिया भी कम दिलचस्प नहीं है। सीबीएस ने टेलीविजन और रेडियो की दुनिया में राज किया। इसके संस्थापक विलियम पैले ने गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों पर जोर दिया और न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग को एक नया आयाम दिया। सीएनएन की स्थापना टेड टर्नर ने की थी और इसने 24 घंटे समाचार देने की शुरुआत की। खाड़ी युद्ध के दौरान सीएनएन की लाइव कवरेज ने न्यूज़ इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। और मनोरंजन की बात हो तो वॉल्ट डिज्नी का जिक्र जरूर होगा। मिकी माउस से शुरुआत करके वॉल्ट डिज्नी ने एनिमेशन फिल्मों को एक कला का रूप दिया। उन्होंने डिज्नीलैंड बनाकर थीम पार्क की एक नई अवधारणा पेश की। माइकल आइजनर के नेतृत्व में डिज्नी ने एक बार फिर से अपनी पुरानी चमक हासिल की। आज डिज्नी दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया और मनोरंजन कंपनियों में से एक है। हमने जॉनसन पब्लिशिंग का भी जिक्र देखा है, जिसने एबोनी जैसी पत्रिकाएं निकालकर अफ्रीकी अमेरिकी लोगों की कहानियों, उनकी सफलताओं और उनके संघर्षों को मुख्यधारा की मीडिया में जगह दी। खेल और मनोरंजन के व्यावसायीकरण में नेशनल फुटबॉल लीग यानी एनएफएल का बहुत बड़ा योगदान है। पीट रोजेल के नेतृत्व में एनएफएल ने टेलीविजन अधिकारों और मार्केटिंग के जरिए खेल को एक बहुत बड़े उद्योग में बदल दिया और सुपर बाउल को एक राष्ट्रीय त्योहार बना दिया। उपभोक्ता उत्पादों में प्रोक्टर एंड गैम्बल एक ऐसा नाम है जो हर घर में मौजूद है। विलियम प्रोक्टर और जेम्स गैम्बल ने साबुन से लेकर शैम्पू और डायपर तक पीएंडजी में उपभोक्ता अनुसंधान और ब्रांड मैनेजमेंट की नई तकनीकें विकसित की। उन्होंने रेडियो और टीवी पर सोप ओपेरा को प्रायोजित करना शुरू किया, जो मार्केटिंग के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम था। महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन में एवन ने एक अनोखा मॉडल अपनाया। डेविड मैककॉनेल ने दुकानों में सामान बेचने के बजाय एवन लेडीज के जरिए घर घर जाकर सामान बेचना शुरू किया। इससे न केवल कंपनी को फायदा हुआ बल्कि लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का मौका भी मिला। ऐसे ही खिलौनों की दुनिया में टॉयज आर अस ने सुपरस्टोर का कॉन्सेप्ट पेश किया, जहां एक ही छत के नीचे दुनिया भर के खिलौने मिलते थे। हम वित्तीय संस्थानों को भी नहीं भूल सकते। जेपी मॉर्गन जैसी कंपनियों ने अमेरिकी औद्योगिक क्रांति को वित्तीय सहायता प्रदान की। जेपी मॉर्गन ने रेलवे, स्टील और इलेक्ट्रिक कंपनियों के विलय और अधिग्रहण में अहम भूमिका निभाई और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को आकार दिया। उसी तरह वेल्स फार्गो ने वाइल्ड वेस्ट के समय में बैंकिंग और एक्सप्रेस डिलीवरी की शुरुआत की थी। शोर बैंक जैसी कंपनियों ने सामुदायिक विकास बैंकिंग की अवधारणा पेश की, जिसका उद्देश्य पिछड़े इलाकों में लोगों को ऋण देकर उनके जीवन स्तर को सुधारना था। अगर हम निर्माण और रियल एस्टेट की बात करें तो लेविट एंड सन्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लेविट टाउन बनाकर उपनगरीय यानी सबर्बन जीवन शैली की शुरुआत की। उन्होंने असेंबली लाइन के तरीके को घर बनाने में इस्तेमाल किया और हजारों सस्ते घर बनाए। रीमैक्स ने रियल एस्टेट ब्रोकरेज के मॉडल को बदला।
जहां एजेंट्स को ज्यादा कमीशन मिलता था और कंपनी को केवल एक निश्चित फीस देनी होती थी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कॉनराड हिल्टन ने हिल्टन होटल्स की स्थापना की और पूरी दुनिया में लग्जरी और सुविधाओं का एक नया मानक तय किया। उन्होंने दुनिया भर में होटल खोलकर आतिथ्य सत्कार को एक वैश्विक उद्योग बना दिया। हार्डवेयर और तकनीक के क्षेत्र में इंटेल और आईबीएम जैसी कंपनियों को कैसे भुलाया जा सकता है। थॉमस वॉटसन के नेतृत्व में आईबीएम ने पंच कार्ड मशीनों से लेकर मेनफ्रेम कंप्यूटर तक का सफर तय किया। जब कंप्यूटर उद्योग में मंदी आई तो लू गेर्स्टनर ने आईबीएम को सेवाओं और सॉफ्टवेयर की ओर मोड़कर एक बार फिर खड़ा किया। वहीं इंटेल ने गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नॉयस के नेतृत्व में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया, जिससे कंप्यूटर छोटे और तेज हो गए। इंटेल इनसाइड अभियान ने एक कंप्यूटर चिप को एक घरेलू नाम बना दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में सोनी की कहानी भी बहुत प्रेरणादायक है। अकियो मोरिता और मसारू इबुका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद तबाह हो चुके जापान में सोनी की शुरुआत की थी। उन्होंने ट्रांजिस्टर रेडियो, वॉकमैन और बाद में प्लेस्टेशन जैसे उत्पाद बनाकर दुनिया को दिखा दिया कि जापानी तकनीक किसी से कम नहीं है। इसी तरह हेवलेट पैकर्ड यानी एचपी की कहानी भी सिलिकॉन वैली के एक छोटे से गैराज से शुरू हुई थी, जहां बिल हेवलेट और डेविड पैकर्ड ने अपने पहले उपकरण बनाए थे। आज एचपी प्रिंटर और कंप्यूटर की दुनिया का बेताज बादशाह है। इन सब के अलावा कुछ और कंपनियां भी हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल की, जैसे फिलिप मॉरिस जिसने मार्लबोरो सिगरेट को एक वैश्विक ब्रांड बनाया, स्टैंडर्ड ऑयल जिसे जॉन डी रॉकफेलर ने स्थापित किया और पेट्रोलियम उद्योग पर एकाधिकार जमाया, जिसके बाद एंटी ट्रस्ट कानूनों ने जन्म लिया, यूएस स्टील जिसे जेपी मॉर्गन और एल्बर्ट गैरी ने बनाया और जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेशन बना, फायरस्टोन और गुडियर जैसी कंपनियों ने ऑटोमोबाइल उद्योग को टायर प्रदान किए, सिंगर ने सिलाई मशीनों को हर घर तक पहुंचाया और महिलाओं को कपड़े सिलने के भारी काम से आजादी दिलाई, बेन एंड जेरीज ने आइसक्रीम के व्यवसाय में सामाजिक जिम्मेदारी का एक नया अध्याय जोड़ा, मैनपावर ने अस्थायी रोजगार की अवधारणा को जन्म दिया, एल बीन ने मेलऑर्डर व्यवसाय में ग्राहक सेवा की नई मिसाल कायम की। अंत में इन सभी 50 कंपनियों की कहानियों में कुछ बातें बिल्कुल समान हैं। इन कंपनियों के संस्थापकों ने यथास्थिति को चुनौती दी। उन्होंने उन चीजों को देखा जो दूसरे नहीं देख पाए। उन्होंने जोखिम उठाए, असफलता का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। चाहे वह थॉमस एडिसन हो जिन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक की नींव रखी, या फिल नाइट जिन्होंने जूतों को एक फैशन स्टेटमेंट बना दिया और नाइके को खेल की दुनिया का सरताज बना दिया, हर कहानी हमें यही सिखाती है कि एक मजबूत विचार, अटूट लगन और ग्राहकों की जरूरत को समझने की क्षमता किसी भी व्यवसाय को दुनिया बदलने वाली ताकत बना सकती है। समय बदलता है, तकनीक बदलती है, लेकिन व्यवसाय के मूल सिद्धांत वही रहते हैं। आपको लगातार नवाचार करना पड़ता है, अपने कर्मचारियों को प्रेरित करना पड़ता है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। हॉवर्ड रोथमैन की यह किताब हमें न केवल व्यापार के इतिहास की सैर कराती है, बल्कि भविष्य के उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी छोड़ जाती है। तो दोस्तों, यह थी उन कंपनियों की कहानी जिन्होंने अपने काम से, अपने उत्पादों से और अपनी सोच से हमारी दुनिया को एक नया रूप दिया। आशा है आपको आज का यह एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और इन कहानियों से आपको कुछ नई प्रेरणा मिली होगी।
हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई और रोमांचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। यह पॉडकास्ट सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।